नमस्कार दोस्तों, एडीवर्ड एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज है 8 मार्च। तो 8 मार्च को होता है वुमेंस डे। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वुमेंस की एक मेजर डिजीज के बारे में। वुमेंस की एक जो मेजर बीमारी के बारे में डिस्कस करने वाले। बीमारी का नाम रहने वाला है यहाँ पे ब्रेस्ट कैंसर। ब्रेस्ट कैंसर क्या होता है, ब्रेस्ट कैंसर होने के क्या क्या लक्षण होते हैं, ब्रेस्ट कैंसर होने के क्या क्या कारण यहाँ पे होते हैं। इसके अलावा अपन बात करेंगे ब्रेस्ट कैंसर के ट्रीटमेंट की, और बात करेंगे अपन ब्रेस्ट कैंसर से आप अपना बचाव कैसे कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में बिना किसी टाइम वेस्ट के आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें। आप हमारे सपोर्टिव व्हाट्सएप नंबर 9341179680 से भी आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें जिससे कि आपको इंपॉर्टेंट वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइमली यहाँ पे मिल सके। तो बिना किस टाइम वेस्ट का आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सभी को हैप्पी वुमेंस डे। तो वन बाय वन अपन बात करते हैं कि आज के इस वीडियो में अपन क्या क्या सेशन, क्या क्या टॉपिक्स है वो डिस्कस करेंगे। अपन बात करेंगे एनाटॉमी ऑफ ब्रेस्ट की, ब्रेस्ट कैंसर क्या होता है, रिस्क फैक्टर कौन कौन से फैक्टर हैं जो आपको अंदर ब्रेस्ट कैंसर के होने के चांसेस को बढ़ाते हैं। साइन एंड सिम्टम्स की बात करेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे कैंसर की ग्रेड और स्टेज के बारे में, बात करेंगे अपन ट्रीटमेंट के बारे में, और बात करें अपन प्रिवेंशन के बारे में। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं वर्ल्ड कैंसर डे कब मनाया जाता है। तो 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जाता है। पूरे वर्ल्ड के अंदर 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे आपको कैंसर के अवेयरनेस के लिए मनाया जाता है। तो आप सभी को ये पता होना चाहिए वर्ल्ड कैंसर डे कब मनाया जाता है। सबसे पहले अपन बात कर लें ब्रेस्ट की नॉर्मल स्ट्रक्चर के बारे में। नॉर्मल स्ट्रक्चर क्या होती है। तो ब्रेस्ट की नॉर्मल स्ट्रक्चर इस तरह होती है कि जो छोटे छोटे 10 से 15 सेक्शन होते हैं यहाँ पे, छोटे छोटे 10 से 15, 15 से 20 या 10 से 15 छोटे छोटे सेक्शन देखने को मिलते हैं, उनको बोलते हैं लोब। इसके अलावा अपन बात करें लोब के अंदर छोटे छोटे स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं, छोटे छोटे, उनको बोलते हैं लोब्यूल्स। लोब्यूल्स मिलकर लोब बनाते हैं। लोब्स के बाद अगर बात करें लोब्स को, यहाँ से छोटी छोटी जो डक्ट हैं, ये जो छोटी छोटी ट्यूब्स हैं, इनको बोला जाता है डक्ट्स। ये यहाँ से यहाँ पे ब्रेस्ट के अंदर यहाँ पे मिल्क बनता है, मिल्क आता है डक्ट के द्वारा निपल के अंदर। तो निपल से जो बेबी है वो सक करता है। इसके अलावा अपन बात करें जो ये डार्क स्ट्रक्चर है इसको बोला जाता है एरियोला। इसके अलावा जो उभरी हुई स्ट्रक्चर है इसको बोला जाता है निपल। यहाँ पे होते हैं फैटी टिश्यू, ये इस तरह ये होती है मसल्स जिसको पेक्टोरिस मेजर मसल बोला जाता है। यहाँ पे ये रिप्स और ये चेस्ट वॉल है। इसके अलावा हम बात करें यहाँ पे, तो ये जो स्ट्रक्चर है बटन लाइक स्ट्रक्चर है इसको बोला जाता है लिम्फ नोड। ये एरोला है, जो नॉर्मल जो डार्केस्ट एरिया है इसको बोला जाता है एरियोला। जो उभरा हुआ पार्ट है इसको बोला जाता है निपिल। तो नेक्स्ट अपन बात करते हैं यहाँ पे ब्रेस्ट कैंसर होता क्या है। अगर अपन बात करें ब्रेस्ट कैंसर के साइन की, जो ब्रेस्ट कैंसर का लोगो है, ब्रेस्ट कैंसर का लोगो क्या होता है। लोगो होता है पिंक रिबिन। लोगो की बात करें क्या होता है, पिंक कलर रिबिन, पिंक कलर रिबन। ब्रेस्ट कैंसर का लोगो होता है पिंक कलर रिबन। ब्रेस्ट कैंसर होता क्या है अगर इसकी अपन बात करें, तो ब्रेस्ट कैंसर abnormal mass of tissue, the growth of which exceed and it uncoordinated with that of the normal tissue and persist in the same manner after the cessation of stimuli when evoke the change। इसका मतलब क्या है यहाँ पे कि जो ब्रेस्ट के अंदर जो मास होता है उसके अंदर अबनॉर्मल ग्रोथ होती है। इसके अलावा अबनॉर्मल ग्रोथ के अलावा अनकोऑर्डिनेटेड, अबनॉर्मल और अनकंट्रोल ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिलेगी, जिससे ब्रेस्ट के जो टिश्यू नॉर्मल टिश्यूज हैं वो कैंसरस टिश्यूज के अंदर यहाँ पे कन्वर्ट हो जाते हैं। इसके अलावा हम बात करें यहाँ पे ब्रेस्ट कैंसर इज कैंसर ओरिजिनेटिंग इन द ब्रेस्ट टिश्यू। ब्रेस्ट कैंसर कहाँ पे होता है, ब्रेस्ट के जो टिश्यूज होते हैं उनकी उनकी वजह से ओरिजिनेट यहाँ पे ब्रेस्ट कैंसर होता है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें यहाँ पे, अगर ब्रेस्ट कैंसर होने के बाद अगर अपन ब्रेस्ट की स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे अपन देख सकते हैं कि जो ब्रेस्ट के अंदर जो लोब्स थे उनके अंदर ये जो लोब्स थे इनके अंदर लोब्यूल्स थे, तो यहाँ पे ट्यूमर बन चुका है। ये ट्यूमर क्यों बनता है, अबनॉर्मल और अनकंट्रोल ग्रोथ के वजह से यहाँ पे ट्यूमर यहाँ पे बन जाता है, तो इसको बोला जाता है ब्रेस्ट कैंसर। नेक्स्ट अपन बात करते हैं यहाँ पे रिस्क फैक्टर की, कौन कौन से फैक्टर हैं जिनकी वजह से ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस यहाँ पे ज़्यादा बढ़ जाते हैं। रिस्क फैक्टर का मतलब होता है चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट अपन बात करें जेंडर फीमेल 99% अफेक्टेड होती है, मेल 1% ब्रेस्ट कैंसर से अफेक्टेड होते हैं। इसके अलावा अपन बात करें इंक्रीज एज, मतलब अगर वुमेन की एज ज़्यादा है तो एडवांस एज के अंदर ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस यहाँ पे बढ़ जाते हैं। फैमिली हिस्ट्री, जेनेटिक, बरका जिनको बोला जाता है बरका फर्स्ट और बरका टू, ब्रेस्ट कैंसर फर्स्ट ब्रेस्ट कैंसर टू, ये एक जीन होते हैं।
53, ST के 11। तो यहाँ पे ये जीन माने जाते हैं एक तरह से। तो जेनेटिक अगर फैमिली हिस्ट्री है किसी को तो उसके अंदर ब्रेस्ट कैंसर होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। इसके अलावा अपन बात करें यहाँ पे लैक ऑफ चाइल्ड बियरिंग और ब्रेस्ट फीडिंग। लैक ऑफ चाइल्ड बियरिंग का मतलब होता है कि किसी के बच्चे नहीं होते हैं तो उसको ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं। ब्रेस्ट फीडिंग, अगर लैक ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग मदर बच्चे को कम करवा रही है तो उससे भी ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस यहाँ पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगर अपन बात करें हायर हार्मोनल लेवल की, मदर की बॉडी के अंदर हार्मोन लेवल अगर ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो वो भी ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। लेट एज ऑफ मेनोपॉज का मतलब होता है परमानेंट सिजेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, कि परमानेंटली मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो स्टॉप हो जाएगा। तो अगर नॉर्मल एज की बात करें तो यहाँ पे 45 से लेके 50 ईयर के अंदर यहाँ पे एवरेज हो जाता है। 45 से लेके 55 तक मेनोपॉज यहाँ पे हो जाता है। अगर मान लो किसी लेडी के अंदर 60 ईयर तक मेनोपॉज नहीं होता है तो लेट एज ऑफ मेनोपॉज होगी तो वहाँ पे भी ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस यहाँ पे होने के बढ़ जाते हैं। इसके अलावा कोई मदर अल्कोहल कंज्यूम कर रही है तो भी चांसेस यहाँ पे ब्रेस्ट कैंसर के बढ़ जाते हैं। इसके अलावा बात करें डिनेस ब्रेस्ट टिश्यूज की कारण से भी यहाँ पे हो सकता है। डाई इथाइल स्टेबलेस्ट्रोल एक्सपोजर की वजह से यहाँ पे रिस्क फैक्टर हो सकता है। HRT हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी की वजह से यहाँ पे ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। इसके अलावा अपन बात करते हैं साइन एंड सिम्टम्स। ब्रेस्ट कैंसर के कौन कौन से साइन एंड सिम्टम्स यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। अगर ब्रेस्ट कैंसर के साइन एंड सिम्टम्स की बात करें, अगर अपन इमेज के द्वारा देखने की कोशिश करें, इमेज से समझने की कोशिश करें तो यहाँ पे लंप बन जाता है एक तरह से। यहाँ पे आपको लंप देखने को मिलेगा, ये लंप देखने को मिलेगा, इस तरह से लंप बन जाएगा। इसके अलावा स्किन डिम्पलिंग, यहाँ पे स्किन के अंदर जो एक डिम्पल यहाँ पे बन जाएगा तो उसको भी वो भी साइन एंड सिम्टम यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसके अलावा चेंज इन कलर और टेक्सचर, स्किन का जो ब्रेस्ट की स्किन है उसका स्किन कलर चेंज हो जाएगा और उसका टेक्सचर है वो यहाँ पे चेंज हो जाएगा। इसके अलावा हम बात करें चेंज इन हाउ द निप्पल लुक लाइक पुलिंग इन ऑफ द निप्पल, कि जो निप्पल है उसका यहाँ पे जो लुक वाइज चेंजेज है यहाँ पे देखने को मिलेंगे। इसके अलावा यहाँ पे क्लियर और ब्लडी फ्लूइड दैट लीक आउट ऑफ द निप्पल, कि जो ब्रेस्ट का जो निप्पल पार्ट है तो वहाँ से कोई भी क्लियर फ्लूइड या फिर ब्लडी जिसके अंदर ब्लड होगा वो फ्लूइड यहाँ पे लीकेज हो रहा है तो वो सिम्टम्स को अकर करता है, साइन एंड सिम्टम कि वहाँ पे ब्रेस्ट कैंसर हो चुका है। अगर आपको इनमें से कोई भी साइन एंड सिम्टम आपको अगर फाइंडिंग मिल रही है तो आप बिना किसी पैनिक हुए हुए अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है। जो कैंसर का ट्रीटमेंट करते हैं उनको ऑन्कोलॉजिस्ट यहाँ पे बोला जाता है, तो आप ऑन्कोलॉजिस्ट नियर बाय ऑन्कोलॉजिस्ट से आप कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको पैनिक यहाँ पे नहीं होना है। अगर अपन बात करें लंप इन ब्रेस्ट तो उसको क्लासी बोला जाता है। ब्रेस्ट के अंदर कोई लंप बना क्लासी। चेंज इन ब्रेस्ट साइज और शेप, ब्रेस्ट की साइज और शेप के अंदर चेंजेस हो जाता है। स्किन डिम्पलिंग, यहाँ पे स्किन डिम्पलिंग देखने को मिलती है। इसके अलावा निप्पल इन्वर्जन, निप्पल वो इन्वर्स बैकवर्ड साइज अपनी शेप का उसका होने लग जाता है, इन्वर्स उल्टा यहाँ पे होने लग जाता है। स्पॉन्टेनियस डिस्चार्ज फ्रॉम निप्पल, अचानक से निप्पल से कोई भी डिस्चार्ज होने लग जाता है तो ये ब्रेस्ट कैंसर का साइन एंड सिम्टम के अंदर आपको देखने को मिलेगा। चेंज इन टेक्सचर ऑफ द स्किन, स्किन का जो टेक्सचर है और कलर और टेक्सचर दोनों वहाँ पे चेंजेस हो जाते हैं। इसके अलावा पेन हम वहाँ पे हो सकता है। एक्जिला स्विलिंग, एक्जिला मतलब ये जो इसको यहाँ पे स्विलिंग आपको देखने को मिल सकती है, इसका टेंडर बोन वहाँ पे देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें यहाँ पे नेक्स्ट अपन बात करें सिम्टम्स की, तो साइन क्या होते हैं, साइन और सिम्टम्स के अंदर होता है। सिम्टम्स तो पेशेंट खुद बताता है, साइन होते हैं वो डॉक्टर्स जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर है वो ऑब्जर्व करता है, सिम्टम्स वो पेशेंट खुद बताता है। यहाँ पे ब्रेस्ट कैंसर सिम्टम्स की अगर बात करें तो स्किन डिम्पलिंग देखने को मिलेगी, निपल और ब्रेस्ट पेन यहाँ पे देखने को मिल सकता है कि जिस ब्रेस्ट के अंदर कैंसर होने के चांसेस होंगे वहाँ पे ब्रेस्ट पेन देखने को मिल सकता है। आर्मपिट पेन, यहाँ पे आपको आर्मपिट पेन यहाँ पे हो सकता है। इसके अलावा हम बात करें निप्पल डिस्चार्ज, तो यहाँ पे ब्लडी या नॉर्मल डिस्चार्ज यहाँ पे स्पॉन्टेनियसली आपको अचानक से आपको देखने को मिलेगा। स्किन इरिटेशन, साइन ऑफ इरिटेशन, स्किन जिस पार्ट के अंदर ब्रेस्ट कैंसर होगा उसके अंदर स्किन इरिटेशन आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा हम बात करें स्वेलिंग ऑफ ऑल ओवर ए पार्ट, की पूरा पार्ट है वो स्वेलिंग हो सकता है, फिर उसका कोई भी ब्रेस्ट का कोई भी पार्ट वहाँ पे स्वेलिंग देखने को मिल सकती है। इनलार्ज लिम्फ नोड इन द आर्मपिट, आर्मपिट के अंदर जो लिम्फ नोड होते हैं उनके अंदर
स्वेलिंग देखने को मिल सकती है, या फिर उनकी साइज है वो आपको बढ़ी हुई इनलार्ज देखने को मिलेगी। नेक्स्ट अगर अपन बात करें यहाँ पे टाइप्स ऑफ ब्रेस्ट कैंसर की, अगर ब्रेस्ट कैंसर कितने टाइप का होता है उसकी अगर हम बात करें यहाँ पे ब्रेस्ट कैंसर के टाइप्स की अगर अपन बात करते हैं, तो ब्रेस्ट कैंसर के टाइप की बात करें तो यहाँ पे नॉन इन्वेजिव टाइप का, नॉन इन्वेजिव ब्रेस्ट कैंसर होता है उसके अंदर दो टाइप देखने को मिलते हैं आपको। उसके अंदर होता है डक्टल कार्सिनोमा इन सिटू, एक होता है लोबार कार्सिनोमा इन सिटू। जो डक्ट क्या होती है वो मैंने आपको बताया, लोबार क्या होता है, लोब्यूल क्या होते हैं वो मैंने आपको यहाँ पे बताया। डक्टल कार्सिनोमा इन सिटू, सिटू का मतलब होता है लोकलाइज्ड। तो अपन बात करते हैं यहाँ पे डक्टल कार्सिनोमा इन सिटू की अगर अपन बात करें तो यहाँ पे देखो नॉर्मल ये डक्ट है, नॉर्मल डक्ट है, नॉर्मल डक्ट की स्ट्रक्चर इस तरह से आपको देखने को मिलेगी, नॉर्मल डक्ट है। यहाँ पे डक्टल कार्सिनोमा इन सिटू DICS यहाँ पे बोला जाता है। तो ये डक्ट के अंदर ही, यहाँ पे डक्ट के अंदर ये सिटू का मतलब होता है लोकलाइज्ड, मतलब डक्ट के अंदर कार्सिनोमा हो चुका है लेकिन वो वहीं पे है, कहीं अदर पार्ट के अंदर नहीं फैला है। इसके बाद अपन बात करें लोबार कार्सिनोमा इन सिटू की बात करें तो ये नॉर्मल लोब होते हैं, नॉर्मल लोब्यूल होते हैं। लोब की जो लोब्यूल्स मिलके लोब बनाते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए। लोबार कार्सिनोमा इन सिटू, तो ये लोब्यूल के अंदर लोब्यूलर यहाँ पे स्ट्रक्चर देखने को मिले, यहाँ पे कैंसर हो चुका है। नेक्स्ट अपन बात करें ये टाइप फर्स्ट था यहाँ पे नॉन इन्वेजिव। अपन बात करते हैं इन्वेजिव ब्रेस्ट कैंसर की। इन्वेजिव ब्रेस्ट कैंसर के अंदर क्या क्या देखने को मिले, इन्वेजिव के अंदर इन्वेजिव डक्टल कार्सिनोमा, इन्वेजिव लोबार कार्सिनोमा आपको देखने को मिलेगा। तो ये दो टाइप होते हैं इन्वेजिव के अंदर। कौन कौन से क्या क्या इनके अंदर क्या होता है, इनके अंदर अपन बात करें यहाँ पे इन्वेजिव डक्टल कार्सिनोमा की, तो ये नॉर्मल डक्ट आपको देखने को मिलेगी। नॉर्मल डक्ट इस तरह की स्ट्रक्चर होती है, यहाँ पे डक्टल कार्सिनोमा इन सिटू तो इस तरह से लोकलाइज यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसके बाद इन्वेजिव डक्टल कार्सिनोमा, तो इन्वेजिव डक्टल कार्सिनोमा इस तरह से यहाँ पे स्ट्रक्चर देखने को मिले। ये है, ये डक्ट होती हैं, ये मिल्क डक्ट है, ये लोब है, इसके अंदर लोब्यूल्स होते हैं। लोब्यूल जो लोब्यूल्स है वो ब्रेस्ट के अंदर मिल्क बनाते हैं, तो ये मिल्क है वो डक्ट के द्वारा आता है, इसको अपन बोलते हैं मिल्क डक्ट। यहाँ पे अगर बात करें नॉर्मल ब्रेस्ट इस तरह से देखने को मिलेगा, लेकिन जिसके अंदर ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस रहेंगे उसके अंदर इन्फ्लामेशन देखने को मिलेगा। इसके अलावा ब्रेस्ट की जो साइज है वो चेंज हो जाएगी। इसके अलावा रेडनेस, सोलन और वार्मनेस वहाँ पे देखने को मिलेगी। इन यहाँ पे इन्वर्टेड निपल देखने को मिलेगा और ब्रेस्ट है वो इन्फ्लाम्ड यहाँ पे हो जाएगा। इन्फ्लामेटरी ब्रेस्ट कैंसर, फाइलोनोड्स ट्यूमर आपको देखने को यहाँ पे मिलेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें डायग्नोसिस की, कौन कौन से टेस्ट यहाँ पे किए जा सकते हैं, ब्रेस्ट कैंसर के अंदर क्या क्या टेस्ट यहाँ पे डायग्नोसिस करते हैं। कौन कौन से टेस्ट करके आप पता लगा सकते हैं कि आपको ब्रेस्ट कैंसर हुआ है या नहीं हुआ है, या फिर ब्रेस्ट कैंसर का पता लगाने के लिए कौन कौन से टेस्ट यहाँ पे किए जाते हैं। तो अगर अपन बात करें यहाँ पे सबसे पहले अपन बात करें क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन किया जाता है। इसके अलावा बात करते हैं यहाँ पे मेमोग्राफिक टेस्ट, या मेमोग्राफी है डायग्नोसिस टेस्ट है, वो प्रोसीजर यहाँ पे किया जाता है। मेमोग्राफी क्या होता है, मेमोग्राफी होता है एक्सरे ऑफ ब्रेस्ट, एक्सरे ऑफ ब्रेस्ट, ब्रेस्ट का एक्सरे होता है मेमोग्राफी। इसके अलावा अल्ट्रासाउंड, यूएजी हो गई, MRI इमेजिंग हो गई, MRI यहाँ पे करवा सकते हैं। इसके अलावा अपन बात करें तो फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी, जिसको FNC बोलते हैं, ये OPD प्रोसीजर होता है, OPD प्रोसीजर, OPD के अंदर ये कर सकते हैं। कोर बायोप्सी यहाँ पे कर सकते हैं। इसके अलावा एक्सीजनल बायोप्सी एक प्रोसीजर होता है, वो भी यहाँ पे कर सकते हैं। एक्सीजनल बायोप्सी कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये इस तरह से मेमोग्राफी है वो ब्रेस्ट का एक्सरे इमेजिंग होता है। 3 टाइप ऑफ ब्रेस्ट बायोप्सी की अगर बात करें तो 3 टाइप की बायोप्सी यहाँ पे देखने को मिलती है। 3 टाइप की बायोप्सी की जा सकती है यहाँ से। फाइन नीडल एस्पिरेशन, कलेक्ट सैंपल ऑफ सेल का यहाँ से सैंपल लिया जाता है ब्रेस्ट के अंदर से। नेक्स्ट अपन बात करें कोर नीडल बायोप्सी की बात करें, कलेक्ट कोर ऑफ टिश्यू कि इसके अंदर जो टिश्यू है उसके कोर को कलेक्ट किया जाता है। अल्ट्रासाउंड और MRI गाइडेंस प्रोसेस, MRI गाइडेंस, अल्ट्रासाउंड और MRI गाइडेंस के अंदर जो टिश्यू है उसके कोर को यहाँ पे कलेक्ट किया जाता है। ओपन सर्जिकल बायोप्सी की बात करें तो रिमूव ऑल और पार्ट ऑफ अबनॉर्मलिटी, जिस पार्ट के अंदर अबनॉर्मलिटी है उस पार्ट को यहाँ पे रिमूव करके सीधा लैब के अंदर भेज देते हैं बायोप्सी के लिए। उसकी रिपोर्ट आने में काफ़ी टाइम लगता है, ऑपरेशन करके रिपोर्ट को भेज देंगे। इसके बाद अपन बात करें मेमोग्राफी होती क्या है,
तो मेमोग्राफी मशीन की बात करें तो यहाँ पे कैमरा यूनिट है, ये एक्सरे बीम है, ये फिल्म प्लेट है। यहाँ पे देखो इन मेमोग्राफी ईच ब्रेस्ट इज कंप्रेस्ड हॉरिजेंटली देन ओब्लिक्यू एंड एक्सरे इज टेकन ऑफ ईच पोजीशन। हॉरिजेंटली और ओब्लिक्यू पोजीशन के अंदर एक्सरे यहाँ पे ब्रेस्ट का किया जाता है। अगर मेमोग्राफी क्या होती है डिटेल से समझें तो मेमोग्राफी का एक्सरे वो इस तरह से देखने को आपको मिलता है। ब्रेस्ट का एक्सरे को अपन बोलते हैं मेमोग्राफी। नेक्स्ट अपन देखें कि मेमोग्राफी होती क्या है। तो मेमोग्राफी इज स्पेशल टाइप ऑफ लो पावर्ड एक्सरे टेक्निक। कि मेमोग्राफी एक लो पावर्ड एक्सरे की एक टेक्निक है, जिससे स्पेशल टेक्निक है। नेक्स्ट अपन बात करें, इट गिव डिटेल इमेजेस ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द ब्रेस्ट। कि आप बोलोगे कि मेमोग्राफी टेस्ट क्यों किया जाता है, तो मेमोग्राफी क्या करती है कि इंटरनल जो इमेज है ब्रेस्ट टिश्यूज की, उसकी अच्छी डिटेल यहाँ पे देखने को मिलती है, अच्छी डिटेल प्रोवाइड करती है जो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ जो ब्रेस्ट टिश्यू की, तो उसका यहाँ पे अच्छा इमेज ये देती है, जिससे डायग्नोसिस के अंदर काफ़ी हेल्प मिलती है। हाई रिजोल्यूशन मेमोग्राफ फिल्म कैन डेमोस्ट्रेट माइक्रो कैल्सिफिकेशन स्मॉलर देन 100 माइक्रोमीटर। की जो हाई रिजोल्यूशन अगर यूज करेंगे मेमोग्राफ के अंदर, तो उससे अच्छे से जो माइक्रो कैल्सिफिकेशन होते हैं जिनकी साइज लेस देन 100 माइक्रोमीटर होती है, वो भी यहाँ पे उनका भी यहाँ पे अच्छे से इमेज देखने को मिलेगा। नेक्स्ट अपन बात करें अल्ट्रासाउंड इमेजिंग की। अल्ट्रासाउंड कैसे करते हैं, तो अल्ट्रासाउंड इमेजिंग की अगर अपन यहाँ पे बात करें तो अल्ट्रासाउंड इस तरह से किया जाता है। ये अल्ट्रासाउंड ट्रांसड्यूसर है, ये ब्रेस्ट के ऊपर इसको इस तरह से घुमाया जाता है, जिससे अल्ट्रासाउंड के अंदर इमेज अच्छा बनता है। अगर ये हम बात करें तो सिस्ट अगर ब्रेस्ट के अंदर होगा तो इस तरह का इमेज बनेगा। इसके अलावा अपन बात करें यहाँ पे, तो अगर लोबुलर कार्सिनोमा होगा तो इस तरह का अल्ट्रासाउंड के अंदर जो मशीन है उसके अंदर ये देखने को मिलेगा। अल्ट्रासाउंड जो मॉनिटर है वहाँ पे इमेज इस तरह की देखने को मिलेगी। अल्ट्रासाउंड इज एन एडुजेंट मोडेलिटी दैट कैन बी यूज्ड इन द असेसमेंट ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। ब्रेस्ट कैंसर के अंदर यूज कर सकते हैं अल्ट्रासाउंड को। नेक्स्ट अगर अपन बात करें यहाँ पे, इट यूजफुलनेस लाइज इन इट्स एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश सॉलिड फॉर्म ऑफ सिस्टिक लीजन्स। सिस्टिक लीजन्स के लिए यहाँ पे सॉलिड फॉर्म की सिस्टिक लीजन्स है उसके लिए अल्ट्रासाउंड अपन कर सकते हैं। नेक्स्ट अपन बात करें स्टेज ऑफ ब्रेस्ट कैंसर की। स्टेजेस कौन कौन सी ब्रेस्ट कैंसर के अंदर देखने को मिलती हैं, कौन कौन सी स्टेज होती है ब्रेस्ट कैंसर की। तो अगर अपन यहाँ पे बात करें, स्टेजिंग ऑफ ब्रेस्ट कैंसर डन बाय यूजिंग द TNM क्लासिफिकेशन, ट्यूमर नोड और मेटास्टेसिस क्लासिफिकेशन होता है। TNM क्लासिफिकेशन दिया, अगर इसकी अपन बात करें तो अमेरिकन जॉइंट कमेटी ऑन कैंसर रिकमेंडेड दिस क्लासिफिकेशन। जो TNM क्लासिफिकेशन है इसको कौन रिकमेंडेशन दिया है इसकी, द अमेरिकन जॉइंट कमेटी ऑन कैंसर। तो क्या होता है TNM क्लासिफिकेशन, इसके बारे में अपन बात करें तो स्टेज फर्स्ट की अगर अपन बात करें तो स्टेज फर्स्ट इस तरह से देखने को मिलेगी आपको। अगर स्टेज फर्स्ट के अंदर क्या है कि नॉर्मल ये एक तरह पे जो इसकी लोकेशन है ब्रेस्ट कैंसर की, ये सिर्फ लोकलाइज्ड है। स्टेज सेकंड के अंदर क्या है कि ये थोड़ी सी साइज इसकी बढ़ चुकी है, 2 mm से ज़्यादा साइज हो चुकी है। अगर अपन थर्ड स्टेज की बात करें, ट्यूमर अफेक्ट नोड, तो यहाँ पे थी पहले, फिर यहाँ पे जो लिम्फ नोड थे इनको अफेक्ट कर दी तो स्टेज थर्ड हो गई। इस फोर्थ स्टेज की बात करते हैं, मेटास्टेसिस हो गया, मतलब पहले ब्रेस्ट टिश्यू में थी लेकिन इसके बाद ये लंग्स वगैरह के अंदर मेटास्टेसिस ऑर्गन के दूसरे अदर ऑर्गन को अफेक्ट करने लगी है, तो इसको कंडीशन को बोला जाता है मेटास्टेसिस। अगर अपन एक्चुअल और समझने की बात करें TNM क्लासिफिकेशन को, तो अपन यहाँ पे अच्छे से समझ सकते हैं। अगर अपन बात करें TNM क्लासिफिकेशन की, T4 ट्यूमर साइज होता है। अगर T1 कब बोलेंगे, जब ट्यूमर की साइज 2 सेंटीमीटर से कम होगी, लेस देन 2 सेंटीमीटर, तो उसको बोलेंगे T1 कि ट्यूमर T1 है। T2 कब बोलेंगे, जब 2 से 5 सेंटीमीटर के बीच में ट्यूमर का साइज रहेगा तो उसको बोलेंगे T2। T3 कब बोलेंगे, जब ट्यूमर का साइज ग्रेटर देन 5 सेंटीमीटर हो जाएगा तो उसको बोलेंगे T3। T4 की बात करें, ट्यूमर हैज ब्रोकन थ्रू स्किन और अटैच टू द चेस्ट वॉल। कि T4 के अंदर क्या होगा कि जो ट्यूमर है वो स्किन के द्वारा ब्रेक हो जाएगा, या फिर जो ट्यूमर है वो अटैच हो जाएगा किसके साथ, चेस्ट वॉल के साथ, तो उसको बोलेंगे T4। अब अपन बात है N पे, पहले अपन ने T की बात कर ली, अब बात है अपन N पे। N मतलब नोड होता है। लिम्फ नोड स्टेटस की अपन बात करें, N4 TNM क्लासिफिकेशन के N4 किसके लिए होता है, लिम्फ नोड स्टेटस। N0 की बात करें तो सर्जन कैन नॉट फील एनी नोड,
कि सर्जन जब ऑपरेट करेगा ब्रेस्ट कैंसर को या फिर जब एग्जामिनेशन करेगा, डायग्नोसिस करेगा, तो वहाँ पे सर्जन को कोई भी नोड है वो फील नहीं होगा, मतलब नोड इन्वॉल्वमेंट नहीं हुआ तो वो जीरो N0 होगा। N1 की बात करें तो सर्जन कैन फील सोलो नोड, कि सर्जन फील करेगा कि जो नोड्स हैं उनके अंदर स्वेलिंग हो चुकी है, तो N1 आएगा। N2 की अगर बात करें, सर्जन नोड नोड फील स्वेलन एंड लंपी, कि N2 की बात करें तो नोड्स हैं वो स्वेलिंग उनके अंदर देखने को मिले, इसके अलावा लंपी अगर फीलिंग होती है वहाँ पे तो N2 आएगा। N3 की बात करें, सोलो नोड लोकेटेड नियर कॉलर बोनर, कि कॉलर बोन जिसको अपन ब्यूटी बोन बोलते हैं, क्लेविकल, तो कॉलर बोन के जो क्लेविकल है उसके 3 नाम है, क्लेविकल, कॉलर बोन, ब्यूटी बोन। तो अगर वहाँ के नोड जो लोकेटेड है नियर कॉलर बोन के अंदर, अगर उनके अंदर स्वेलिंग देखने को मिल रही है तो N3 यहाँ पे लिखा जाएगा। मेटास्टेसिस M की बात करें तो M का मतलब मेटास्टेसिस, M0 मतलब टेस्टेड नोड आर कैंसर फ्री, कि जो नोड है टेस्टेड नोड आर कैंसर फ्री, जो नोड है वो कैंसर फ्री है। M1 की बात करें, टेस्टेड नोड सो कैंसर सेल और माइक्रो मेटास्टेसिस, मतलब यहाँ पे मेटास्टेसिस हो चुका है, मतलब कैंसर अदर जो सेल एंड टिश्यूज हैं बॉडी के वहाँ पे फैल चुका है, अदर वन पार्ट से अदर पार्ट के अंदर फैल चुका है। तो इस तरह से M4 मेटास्टेसिस यहाँ पे बोलते हैं। TNM क्लासिफिकेशन यहाँ पे हो चुका है। अगर आपको और डिटेल से समझना है तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसके अंदर भी आप अच्छे से यहाँ पे समझ सकते हैं। नेक्स्ट अगर अपन बात करें स्टेज ऑफ ब्रेस्ट कैंसर के बारे में, कि कौन कौन से ब्रेस्ट कैंसर की स्टेज मिलती हैं। स्टेज 0 की अपन बात करें तो नॉन इन्वेजिव कार्सिनोमा और कार्सिनोमा इन सिटू, मतलब कार्सिनोमा सिटू का मतलब होता है कि एक लोकलाइज्ड पार्ट के अंदर कैंसर वहाँ पे है, ये कैंसर स्प्रेड नहीं हुआ है। स्टेज फर्स्ट एंड सेकंड की बात करें, स्टेज फर्स्ट एंड सेकंड यहाँ पे अर्ली होती हैं। स्टेज थर्ड की अगर बात करें, इन एडवांस ट्यूमर ग्रेटर देन 2 सेंटीमीटर अक्रॉस एंड स्प्रेड टू अंडर आर्म लिम्फ नोड or its extensive in underarm lymph node spread to lymph node near breastbone or other tissue near breast। अगर जो कैंसर है वो जो नियर ब्रेस्ट बोन या फिर अदर टिश्यूज के अंदर फैल चुका है, ब्रेस्ट के पास के अदर टिश्यूज को, तो स्टेज थर्ड के अंदर। स्टेज 4 की अगर बात करें तो स्प्रेड बियॉन्ड ब्रेस्ट एंड अंडर आर्म लिम्फ नोड एंड अदर बॉडी पार्ट्स। अगर अदर बॉडी पार्ट के अंदर लिम्फ जो ब्रेस्ट कैंसर है वो अगर जा चुका है, जैसे कि ब्रेस्ट से वो लंग्स को अफेक्ट कर रहा है क्योंकि लंग्स नियर पाई होता है, इसके अलावा बोन वगैरह को अगर अफेक्ट कर रहा है तो वो स्टेज 4 यहाँ पे आ जाएगी, जिसको अपन बोलते हैं मेटास्टेसिस। मेटास्टेसिस कौन सी स्टेज के अंदर होता है? स्टेज 4 के अंदर। नेक्स्ट अपन देखते हैं यहाँ पे कि ट्रीटमेंट की बात करते हैं कि ट्रीटमेंट कैंसर होने के बाद ट्रीटमेंट की अपन यहाँ पे बात करते हैं कि ट्रीटमेंट यहाँ पे क्या रहने वाला है। अगर ट्रीटमेंट की बात करें तो 3 टाइप के ट्रीटमेंट यहाँ पे देखने को मिलते हैं। 3 टाइप ट्रीटमेंट कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले अगर हम बात करें, इनको 1 बाई 1 यूज किया जाता है। सबसे अगर अपन बात करें यहाँ पे तो सर्जिकल ट्रीटमेंट होता है, एक होता है कीमोथेरेपी, थर्ड होता है रेडिएशन। इनको किसी भी स्टेज के अंदर इनको यूज कर सकते हैं। ये जो डॉक्टर्स होते हैं उनको लॉजिस्ट वो डिसाइड करता है कि पहले क्या करना है, कौन सा स्टेप पहले करना है, कौन सा स्टेप बाद में करना है। ये सर्जरी से पहले भी कीमोथेरेपी की जा सकती है, सर्जरी के बाद में भी। रेडिएशन थेरेपी वो सर्जरी के पहले भी की जा सकती है, सर्जरी के साथ भी की जा सकती है और सर्जरी के बाद में, मतलब सर्जरी के पहले और बाद में इन दोनों को भी यूज कर सकते हैं। तो अगर अपन सर्जिकल की बात करें, सर्जिकल का मतलब है ऑपरेशन बात करें तो आप रेडिकल मैसेक्टोमी करेंगे। इसके अलावा अपन करेंगे मॉडिफाइड रेडिकल मैसेक्टोमी, जिसको MRM बोला जाता है। आपने अगर हॉस्पिटल सेटअप में काम किया है तो डॉक्टर लिखते हैं कि उसके अंदर ऑपरेशन करते लेफ्ट MRM। अगर लेफ्ट साइड के ब्रेस्ट कैंसर का ऑपरेशन हुआ है तो लेफ्ट MRM, राइट साइड का अगर ब्रेस्ट का उन्होंने ऑपरेशन किया है तो लिखते हैं राइट। जिस साइड का करेंगे उसका लिखेंगे राइट है तो राइट का, लेफ्ट है तो लेफ्ट MRM, साइड वहाँ पे जरूर मेंशन होती है। इसके अलावा अपन बात करें सिंपल या टोटल मैसेक्टोमी हो सकती है। ब्रेस्ट कन्वर्जिंग सर्जरी यहाँ पे होती है। कीमोथेरेपी की बात करें तो नियो एडुजेंटिव कीमोथेरेपी होती है, एडुजेंटिक कीमोथेरेपी होती है। इसके अलावा बात करें कीमोथेरेपी फॉर एडवांस मेटास्टेटिक डिजीज यहाँ पे देखने को मिलती है। रेडिएशन की बात करें तो इंट्रा ऑपरेटिव रेडिएशन थेरेपी देखने को आपको मिल सकती है। एक्सटर्नल बीम रेडियोथेरेपी। एक्सटर्नल के अंदर क्या होता है? एक्सटर्नल का मतलब बाहर से रेडिएशन की जो बीम है, रेडिएशन किरणें वो पेशेंट के जो अफेक्टेड पार्ट है वहाँ पे रेडिएशन किरणें छोड़ी जाती हैं, जिससे कि जो
सेल्स होती हैं अबनॉर्मल सेल्स, उनको डीएनए वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। ब्रेकीथेरेपी जिसको अपन बोलते हैं इंटरनल एक्सटर्नल रेडिएशन थेरेपी, इंटरनल रेडिएशन थेरेपी, तो ये बीम थेरेपी यहाँ पे ये ब्रेकी थेरेपी को बोला जाता है, इंटरनल रेडिएशन थेरेपी। इनके नाम है वो अदर नाम है, वो आपसे एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं। तो इसके अलावा हम बात करते हैं वन बाय वन। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया तो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट अपन बात करेंगे इन जो ट्रीटमेंट मॉडलिटी है इनके बारे में अपन वन बाय वन समझने वाले हैं। आप अपने लिए इतना टाइम तो निकाल सकते हैं कि आप अपने प्रिवेंशन कर सकते हैं। कैंसर का प्रिवेंशन है वो ट्रीटमेंट से बेटर होता है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, मतलब जो बचाव है उपचार से कहीं अच्छा होता है। तो आपको वीडियो पूरा देखना है, वीडियो पूरा देखने के बाद आपको किसी भी अदर वीडियो को देखने की ब्रेस्ट कैंसर के रिगार्डिंग जरूरत नहीं पड़ेगी। ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर विथ वन और मोर साइकोटॉक्सिक एंटी न्यूप्लास्टिक ड्रग। कीमोथेरेपी के अंदर क्या होता है, कीमोथेरेपी के अंदर कैंसर का ट्रीटमेंट एक या एक से ज़्यादा साइकोटॉक्सिक और एंटी न्यूप्लास्टिक ड्रग यूज करके यहाँ पे ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। एंटी न्यूप्लास्टिक का मतलब होता है न्यू सेल को नहीं बनने देगी, ऐसी ड्रग को अपन यूज करेंगे। इट कैन बी आइदर क्यूरेटिव और पैलेटिव, क्यूरेटिव भी हो सकती है और पैलेटिव भी हो सकती है। पैलेटिव के अंदर मतलब एंड स्टेज जो डिजीज की होती है तो उसके अंदर जो ट्रीटमेंट करते हैं अपन उसको पैलेटिव ट्रीटमेंट अपन एक तरह से यहाँ पे बोलते हैं। इट ऑफ्टन यूज इन कॉन्जुगेशन विथ रेडिएशन थेरेपी और सर्जरी। देखो जो कीमोथेरेपी है वो रेडिएशन थेरेपी और सर्जरी के साथ यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट एक्ट बाय किलिंग सेल डेट डिवाइड रेपिडली, वन ऑफ द मेन प्रॉपर्टीज ऑफ द कैंसरस सेल। कि जो कीमोथेरेपी एजेंट क्या करते हैं, जो सेल होती है उनको किलिंग करते हैं, जो बार बार जो सेल डिवाइड होती है उनको कीमोथेरेपी एजेंट है वो किल करते हैं, उसके डीएनए को डिस्ट्रॉय करते हैं, जिससे कि जो नई सेल जो सेल की जो अनकंट्रोल ग्रोथ हो रही थी अनकंट्रोल और अनकोऑर्डिनेटेड ग्रोथ हो रही थी, अबनॉर्मल ग्रोथ हो रही थी, तो उसको जो सेल्स है जो नई सेल बन रही है उनको वो डिस्ट्रॉय करेंगी। तो यहाँ पे सेल है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं बनेंगी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं यहाँ पे कॉमन कॉम्बिनेशन ऑफ कीमोथेरेपी रिजिमिन फॉर ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट ब्रेस्ट कैंसर का जो पेशेंट है उसके अंदर कौन कौन से कीमोथेरेपी का जो रिजिमिन है वो यूज करते हैं। अगर अपन बात करें साइक्लोफॉस्फाइड यूज करते हैं, इसके अलावा अपन बात करें मेथोट्रेक्सेट यूज करते हैं, इसके अलावा 5 फ्लोरोसिल जिसको FU बोला जाता है, ड्रग डिलीवरी इंट्रावेनस अपन दे सकते हैं, इसके अलावा PVC लाइन से दे सकते हैं, CVC से दे सकते हैं, PIC से दे सकते हैं, IP से दे सकते हैं। तो इस तरह से ट्रीटमेंट स्ट्रेटजीज की अपन बात करें तो यहाँ पे ट्रीटमेंट स्ट्रेटजी 2-3 टाइप से होते हैं। इंडक्शन थेरेपी की बात करें, इंडक्शन थेरेपी की अगर अपन बात करें तो यहाँ पे इंडक्शन थेरेपी फॉर क्यूरेटिव पर्पज एज फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट। इंडक्शन थेरेपी जो क्यूरेटिव पर्पज के लिए जाते हैं और फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट यहाँ पे रहता है। न्यू एडजेंटिव की बात करें तो कीमोथेरेपी गिवन पीरियड टू लोकल ट्रीटमेंट, कि लोकल ट्रीटमेंट के पहले जो ट्रीटमेंट देते हैं उसको न्यू एडजेंटिव कीमोथेरेपी बोलते हैं। एडजेंटिव कीमोथेरेपी की बात करें तो गिवन आफ्टर ए लोकल ट्रीटमेंट और व्हेन लिटिल एविडेंस और सस्पेंशन अबाउट रीअकरेंस ऑफ सब क्लिनिकल कैंसर इज प्रेजेंट। एडिशनल ट्रीटमेंट कब देते हैं, जब लोकल ट्रीटमेंट के बाद में देते हैं या फिर दोबारा से चांसेज होते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर दोबारा से अकर हो सकता है, उन पेशेंट के अंदर ये ट्रीटमेंट स्ट्रेटजी अपनाई जाती है। मेंटेनेंस कीमोथेरेपी की अपन बात करें तो रिपीटेड लो डोज ट्रीटमेंट गिवन फॉर प्रोलॉन्ग रिमिशन का मतलब होता है कि जो लो डोज ट्रीटमेंट है वो लंबे टाइम तक चलता है। रिमिशन का मतलब होता है प्रोलॉन्ग रिमिशन, मतलब बीमारी के वापस आने के जब चांसेस होते हैं तो लो डोज मेंटेनेंस की लो डोज जो कीमोथेरेपी एजेंट है उनकी लो डोज दी जाती है काफ़ी लंबे टाइम के लिए, जिसको अपन मेंटेनेंस डोज बोलते हैं। साइड इफेक्ट ऑफ कीमोथेरेपी की अपन बात करें तो कीमोथेरेपी के बहुत सारे साइड इफेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। मेजर की अगर बात करें तो माइलो सप्रेशन देखने को मिलेगा, इसके अलावा GI एब्सेंट आपको देखने को मिलेगा, इसके अलावा हेयर लॉस आपको देखने को मिल सकता है। मेजर कम जैसे इम्यूनो सप्रेशन और माइलो सप्रेशन, इम्यूनो सप्रेशन की वजह से इम्यूनिटी है वो कमज़ोर हो जाती है, इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है, इसलिए यहाँ पे रिस्क ऑफ इन्फेक्शन बढ़ जाता है। रिस्क ऑफ इन्फेक्शन
यहाँ पे इंक्रीज हो जाता है। मतलब पेशेंट को फीवर वगैरह, सो थ्रोट, ये बहुत रिकरेंटली अकर हो जाता है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिस्ट्रेस यहाँ पे देखने को मिलता है। एनीमिया देखने को मिलेगा। माइलो सप्रेशन, बोन माइलो सप्रेशन हो जाएगा, तो वहाँ पे ब्लड और जो आरबीसी है वो नहीं बनेगी बोन मेरो सप्रेशन की वजह से, तो वहाँ पे एनीमिया देखने को मिल, नई ब्लड सेल्स है वो नहीं बनेंगी, कि बोन फैटिक देखने को मिलेगा। साइड इफेक्ट जो फैटिक है, रेडिएशन थेरेपी का मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट देखने को मिलता है कि हेयर लॉस यहाँ पे देखने को मिलता है। हेयर लॉस यहाँ पे हो सकते हैं, टेम्परेरी हेयर लॉस देखने को मिलता है। इनफर्टिलिटी हो सकती है। इसके अलावा हम बात करें तो पेरिफेरल न्यूरोपैथी यहाँ पे देखने को मिल सकती है। जो पेरिफेरल पार्ट की जो नर्व है वहाँ पे सेंसेशन बहुत कम हो जाएंगे, वहाँ नमनेस और टिंगलिंग देखने को आपको मिल सकती है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं रेडिएशन थेरेपी, तो रेडिएशन थेरेपी का हम बात करें, रेडिएशन थेरेपी के अंदर एक्सरेज यूज की जाती हैं, रेडिएशन यूज किया जाता है। देखते हैं कितने टाइप के होते हैं। रेडिएशन मशीन इस तरह की होती है, ये पेशेंट को यहाँ पे लिटाते हैं, पेशेंट को यहाँ पे लिटाते हैं, जो भी पर्टिकुलर पार्ट होता है वहाँ पे रेडिएशन डाला जाता है। ये रेडिएशन मशीन के अंदर एडजस्ट कर रहे हैं पेशेंट को कि किस तरह से ये डिस्कस कर रहे हैं आपस में, ये रेडिएशन मशीन होती हैं, ठीक है। तो लिटा रेडिएशन थेरेपी क्या होती है? इट इन्वॉल्व मेडिकल यूज ऑफ आयोनाइजिंग रेडिएशन यूज इन कैंसर ट्रीटमेंट। कि जो रेडिएशन के अंदर क्या करते हैं कि आयोनाइजिंग जो रेडिएशन है वो यूज किया जाता है कैंसर ट्रीटमेंट के लिए। नेक्स्ट अपन बात करते हैं यहाँ पे, इट कैन बी यूज एज ए क्यूरेटिव, एडुकेंटिव और पैलेटिव केयर। इनको तीनों टाइप के अंदर यूज कर सकते हैं, पैलेटिव के अंदर, क्यूरेटिव के अंदर और एडुकेंटिव के अंदर यूज कर सकते हैं। आयोनाइजिंग रेडिएशन वर्क बाय डैमेजिंग द डीएनए ऑफ कैंसरियस टिश्यूज लीडिंग टू सेलुलर डेथ। कि आयोनाइजिंग जो रेडिएशन है वो क्या करता है कि जो ग्रोथ, जो सेल्स होती हैं जो बार बार मल्टीप्लाई होते हैं, तो उसके जो डीएनए है उसको जो रेडिएशन है, रेडिएशन थेरेपी वो डैमेज करेगी। तो डैमेज करेगी तो जो नई जो सेल ग्रोथ कर रही है बार बार वो डेथ हो जाएगी, तो जो नई सेल है वो यहाँ पे नहीं बनेगी। अगर सेल के अंदर डीएनए क्या करता है, रेप्लिकेशन करके न्यू सेल बनाता है। अगर किसी सेल के आप डीएनए को ब्रेक डाउन कर दोगे किसी भी मेथड से, तो वो नई सेल वहाँ पे नहीं बन पाएगी। तो इस तरह से यहाँ पे जो अबनॉर्मल ग्रोथ और अनकंट्रोल ग्रोथ है सेल की, उसको कंट्रोल किया जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे डोज इन कैलकुलेटेड इन यूनिट, की जो रेडिएशन की यूनिट है वो किसके अंदर कैलकुलेट की जाती है? ग्रे, GY, गे बोल सकते हैं, जी रे, ग्रे इसको बोल सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है कि कौन सी जो रेडिएशन की जो डोज है वो किस यूनिट के अंदर कैलकुलेट की जाती है। इट डिपेंड अपॉन द टाइप, स्टेज ऑफ कैंसर बीइंग ट्रीटेड। डिपेंड करता है कि डोज कितनी देनी है, कैंसर के टाइप और कैंसर की डोज पे, कैंसर की जो ट्रीटमेंट चल रहा है उस पर डिपेंड करता है। फॉर क्यूरेटिव पर्पज टिपिकल डोज इज बिटवीन 60 to 80 ग्रे। क्यूरेटिव पर्पज के लिए जो रेडिएशन की डोज है वो 60 से 80 ग्रे यहाँ पे यूज करते हैं। प्रिवेंटिव पर्पज और एडेंसिव पर्पज के लिए 45 से 60 ग्रे यहाँ पे यूज की जाती है यूनिट के अंदर। ट्रीटमेंट मेथड की अपन बात करेंगे कि ट्रीटमेंट मेथड क्या होता है, तो एक्सटर्नल बीम रेडिएशन थेरेपी, जिसके अंदर मशीन बार होती है, बार मशीन और जो मशीन होती है वो बार होती है। मशीन से जो ब्रेस्ट कैंसर के अंदर यूज करेंगे तो ब्रेस्ट के ऊपर वहाँ पे रेडिएशन डाला जाता है बाहर से। ब्रेकी थेरेपी है, ब्रेकी थेरेपी इसकी इंटरनल रेडिएशन थेरेपी होती है। इंटरनल एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है, एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल का जो अदर नाम होता है वो होता है टेलीथेरेपी, ये आप याद कर सकते हैं, टेली रेडिएशन थेरेपी। इंटरनल का होता है ब्रेकी थेरेपी, टेली का होता है, एक्सटर्नल होती है उसका टेलीथेरेपी, इंटरनल रेडिएशन थेरेपी उसका नाम होता है ब्रेकी थेरेपी। रेडियो आइसोटोप थेरेपी यहाँ पे हो सकती है। रेडियो आइसोटोप को बॉडी के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं मोस्टली। टाइप्स ऑफ रेडिएशन की अपन बात करें तो एक्सटर्नल बीम रेडिएशन थेरेपी कैसे यूज करते हैं उसका यहाँ पे दे रखा है, इससे अपन अच्छे समझ सकते हैं। हाई इंटेंसिटी एक्सरे बीम फ्रॉम सेवरल एंगल्स, अलग अलग एंगल से यहाँ पे अगर ब्रेस्ट कैंसर है तो ब्रेस्ट पे अलग अलग एंगल से रेडिएशन डाला जाता है। इन ब्रेकी थेरेपी या इंटरनल रेडिएशन थेरेपी कैसे करते हैं
कि ये कैथेटर है, इससे इंटरनली ब्रेस्ट के अंदर यहाँ पे रेडिएशन डाला जाता है। रेडिएशन डिलीवर थ्रू कैथेटर इन द ब्रेस्ट, ब्रेस्ट के अंदर किसी भी कैथेटर की मदद से यहाँ पे रेडिएशन को है वो डिलीवर किया जाता है इस तरह से इंटरनली। तो इसको बोला जाता है इंटरनल रेडिएशन थेरेपी। दूसरा नाम है ब्रेकी थेरेपी। थर्ड की बात करें प्रोटोन बीम थेरेपी, तो इस तरह से प्रोटोन बीम ओनली टू ट्यूमर, ये ट्यूमर के लिए यहाँ पे ओनली यूज की जाती है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं यहाँ पे, अगर रेडिएशन थेरेपी को अपन और तरीके से समझते तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, इनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस तरह से। रेडियो एक्टिव सोर्स की यहाँ पे अपन बात करें तो रेडियो एक्टिव सोर्स यहाँ पे यूज किया जाता है। यहाँ पे रेडियो कैथेटर है, ये रेडियो एक्टिव सोर्स है, ये ट्यूमर यहाँ पे है, और यहाँ पे रेडियो एक्टिव आईवी भी यूज कर सकते हैं, जिसको सिस्टमेटिक थेरेपी यहाँ पे अपन बोल सकते हैं। नेक्स्ट अगर अपन और डिटेल से समझें साइड इफेक्ट ऑफ रेडिएशन थेरेपी क्या क्या होते हैं। साइड इफेक्ट ऑफ रेडिएशन थेरेपी, एक्यूट की अगर बात करें मतलब अचानक से, एक्यूट का मतलब होता है तुरंत। अगर तुरंत बात करें तो साइड नोजिया वोमिटिंग देखने को मिल सकती है, डैमेज टू एपिथेलियल सेल, लिम्फेडिमा और इनफर्टिलिटी आपको एक्यूट साइड इफेक्ट ऑफ रेडिएशन थेरेपी के अंदर देखने को मिल सकता है। एक्सटर्नल अगर बीम थेरेपी इस तरह से डाला जाता है, देखो यहाँ पे रेडियो थेरेपी बूस्ट इस तरह से यहाँ पे देख सकते हैं, ये एरिया ऑफ द ट्यूमर, ट्यूमर का एरिया वहाँ पे इसको टारगेट किया जाता है। नेक्स्ट साइड इफेक्ट की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो लेट की अगर बात करें फाइब्रोसिस ऑफ एक्सपोज टिश्यू, जो टिश्यू एक्सपोज हुआ है उसके अंदर फाइब्रोसिस मतलब हार्डनेस देखने को मिल सकती है। हेयर लॉस अकर विथ ग्रेटर देन 30 ग्रेज एंड मे बी परमानेंट, कि ग्रेटर देन 30 ग्रेज से अगर ज़्यादा यूनिट के अंदर रेडिएशन एक्सपोज हुआ है, रेडिएशन दिया गया है, तो वहाँ पे हेयर लॉस हो सकता है और परमानेंटली हेयर लॉस हो सकता है। मे बी लीड टू ड्राइनेस माउथ एंड आइज, माउथ और आइज के अंदर ड्राइनेस यहाँ पे साइड इफेक्ट के रूप में देखने को मिल सकती है। इसके अलावा अपन बात करते हैं लास्ट की ट्रीटमेंट, सर्जिकल ट्रीटमेंट, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि ब्रेस्ट कैंसर होने के बाद कौन कौन सी सर्जरी से आपको गुजरना पड़ेगा, कौन कौन सी सर्जरी आप रिकमेंडेशन मतलब कौन कौन सी सर्जरी का आपके पास ऑप्शन होता है। तो सिंपल और टोटल मैसेक्टोमी की बात करते हैं। इसके अंदर क्या होता है, अगर अपन बात करते हैं इसके अंदर क्या होता है, तो इसके अंदर इमेज से देखें तो इमेज से इस तरह से आपको यहाँ पे होता है। अगर इसके अंदर क्या होता है, सिंपल और टोटल मैसेक्टोमी के अंदर इट इन्वॉल्व सर्जिकल रिमूवल ऑफ इंटायर ब्रेस्ट टिश्यू, इसके अंदर जो सर्जरी के द्वारा जो ब्रेस्ट का इंटायर जो सब ब्रेस्ट के सभी टिश्यूज हैं उनको हटा देंगे, बट लिम्फेटिक टिश्यू एंड पेक्टोरल मसल आर प्रिजर्व्ड, लेकिन जो लिम्फेटिक टिश्यू और जो पेक्टोरल मसल्स हैं जिससे ब्रेस्ट जुड़ा होता है उनको यहाँ पे नहीं हटाते हैं। इसके अलावा हम बात करें इन्वॉल्व ए लो टू मॉडरेट रिस्क ऑफ लिम्फेडेमा ड्यू टू पोस्ट ऑपरेटिव रेडिएशन थेरेपी। अगर आप सिंपल और टोटल मैसेक्टोमी के बाद अगर रेडिएशन थेरेपी लेते हैं तो वहाँ पे लिम्फेडेमा आपको माइल्ड टू मॉडरेट वहाँ पे हो सकता है, इसके यहाँ पे रिस्क रहते हैं। नेक्स्ट अगर अपन बात करें रेडिकल मैसेक्टोमी, रेडिकल मैसेक्टोमी के अंदर क्या होता है, यहाँ से एग्जाम के अंदर जरूर क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। आज का ये वीडियो है, ये जो मेडिकल कैंडिडेट और नॉन मेडिकल कैंडिडेट सभी के लिए, ऑल फीमेल के लिए स्पेशली इंपॉर्टेंट यहाँ पे रहने वाला है। अगर हम बात करें रेडिकल मैसेक्टोमी क्या होता है, तो एक्सिजन ऑफ क्या क्या है इसके अंदर हटाएंगे, तो यहाँ पे कंप्लीट ब्रेस्ट टिश्यू हटा देंगे, इसके अलावा पेक्टोरल मसल्स यहाँ से रिमूव कर देंगे, एक्सिलरी लिम्फ नोड जो एक्सिला के अंदर लिम्फ नोड है उनको रिमूव कर देंगे, एसोसिएटेड स्किन एंड सबक्यूटेनियस टिश्यूज यहाँ पे हटा दिए जाएंगे। इसके अलावा परफॉर्म इन केस ऑफ एडवांस लास्ट स्टेज ब्रेस्ट कैंसर डेट हैज इन्वेडेड द मसल वॉल अंडर द ब्रेस्ट टिश्यू, इसके अंदर लास्ट स्टेज के अंदर भी क्या क्या करेंगे, इसके अंदर इन्वर्ट मसल वॉल जो अंडर ब्रेस्ट के हैं उनको भी अब या फोर्थ स्टेज के अंदर हटा दिया जाएगा। तो रेडिकल मैसेक्टोमी यहाँ पे देख सकते हैं, इस इमेज के द्वारा आप समझ सकते हैं, इस इमेज के द्वारा आप रेडिकल मैसेक्टोमी को आसानी से डिटेल से और समझ सकते हैं। यहाँ पे पेक्टोरल मसल हटा देंगे, रिब्स बोन है, ये इंटरकोस्टल मसल्स है और फैटी टिश्यूज है, ये लोब्यूल है, इसको भी यहाँ पे हटा देंगे। टिश्यू टू बी रिमूव्ड, ये टिश्यू है, इन सबको यहाँ से हटा देंगे। नेक्स्ट अपन बात करते हैं यहाँ पे एसोसिएटेड पोस्ट ऑपरेटिव इम्पेयरमेंट, तो इंसिजन पेन हो सकता है, यहाँ पे लिम्फेडिमा हो सकता है,
वीकनेस ऑफ हॉरिजॉन्टल एडक्टर टू द शोल्डर्स, सेटस एंटीरियर, पोस्टीरियर एसिमेट्रिक एंड डिसफंक्शन यहाँ पे हो सकता है। इसके अलावा अपन बात करते हैं मॉडिफाइड रेडिकल मैसेक्टोमी। सबसे ज़्यादा परफॉर्म ये केस यहाँ पे किया जाता है। तो मॉडिफाइड रेडिकल मैसेक्टोमी के अंदर स्पेशली क्या होता है, अगर इसकी बात करें यहाँ पे क्या क्या, अगर इमेज की अपन बात करें तो ये ब्रेस्ट है। तो ये जो पार्ट है रिमूव ऑफ ब्रेस्ट एंड एसोसिएट लिम्फ नोड, ब्रेस्ट को हटा देंगे और जो आसपास लिम्फ नोड होंगे उनको यहाँ पे हटा देंगे। तो इसको बोला जाता है मॉडिफाइड रेडिकल मैसेक्टोमी। जिस साइड का करते हैं उस साइड का साइड यहाँ पे लिख देते हैं। राइट साइड के क्या तो राइट मॉडिफाइड रेडिकल मैसेक्टोमी कर देंगे। इसको MRM शॉर्ट में यहाँ पे डॉक्टर फाइल में अगर किसी पेशेंट का रेडिकल मॉडिफाइड रेडिकल मैसेक्टोमी हुआ है तो उसकी फाइल में MRM और पेशेंट जिस साइड का ब्रेस्ट का ऑपरेशन हुआ है वो साइड मेंशन जरूर होती है। हॉस्पिटल सेटअप के अंदर आपने जरूर देखा होगा। अब जो मॉडिफाइड रेडिकल मैसेक्टोमी है इसके अंदर होता क्या क्या है, एक्सिजन ऑफ किस किस को हटाते हैं, इंटायर ब्रेस्ट टिश्यू, ब्रेस्ट के सभी टिश्यूज को हटा देते हैं। फेशिया और द ब्रेस्ट मसल्स, फेशिया जो ब्रेस्ट मसल के आसपास फेशिया होती है उनको हटा देते हैं। एक्सिलरी लिम्फ नोड को यहाँ से कंप्लीटली रिमूव यहाँ पे कर देते हैं। एंटायर का मतलब कंप्लीट। पेक्टोरल मसल रिमेन इंटैक्ट, यहाँ पे पेक्टोरल्स मसल्स हैं उनको यहाँ पे नहीं हटाते हैं। बेनिफिट क्या होता है इसकी बात, जो MRM है इसकी बेनिफिट की बात करें तो यहाँ पे रिड्यूस कॉस्मेटिक डिफॉर्मिटी, कि ये जो MRM रेडिकल मैसेक्टोमी ये जो कॉस्मेटिक डिफॉर्मिटी है उसको रिड्यूस करती है, मतलब दिखने में सुंदर लगेगी ऑपरेशन के बाद भी। अपर एक्सट्रीमिटी डिस्फंक्शन कैन बी प्रिवेंटेड, अगर अपर एक्सट्रीमिटीज के जो भी फंक्शन है एक्सट्रीमिटीज के वो डिस्फंक्शन ना करें, इससे भी बचा जा सकता है, इसलिए ये ज़्यादा परफॉर्म की जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं ब्रेस्ट कंजर्विंग सर्जरी, मतलब इसका मतलब होता है ब्रेस्ट को दोबारा कैसे बनाया जा सकता है। कंजर्विंग का मतलब होता है दोबारा यहाँ से एक तरह से रिकंस्ट्रक्शन करना। तो इसके अंदर क्या 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 होते हैं, लिम्फेक्टोमी हो सकती है, लंपेक्टोमी, सर्जिकल रिमूवल ऑफ लंप, मार्जिन ऑफ नॉर्मल टिश्यू सराउंडिंग लंप में इंक्लूड सैम्पलिंग और रिमूवल ऑफ एक्सिलरी लिम्फ नोड। यहाँ पे लंपेक्टोमी के अंदर सर्जिकल रिमूव होगा, लंप जो बनता है उसका रिमूवल हो जाएगा। इसके अलावा मार्जिन ऑफ नॉर्मल टिश्यू, जो लंप के आसपास जो भी मार्जिन के अंदर सराउंडिंग टिश्यूज उनको यहाँ पे हटा दिया जाएगा और एक्सिलरी लिम्फ नोड उनको भी यहाँ से रिमूव किया जाएगा। इसके अलावा सेगमेंटल मैसेक्टोमी की बात करें, एक्सीजन ऑफ मास अलोंग विथ सम पोर्शन ऑफ ब्रेस्ट टिश्यू, जो मास जो कैंसर से अफेक्टेड है उसको हटाएंगे और जो ब्रेस्ट टिश्यूज है उसके सम पोर्शन को यहाँ से रिमूव किया जाएगा। क्वाड्रेक्टोमी की बात करें तो एक्सीजन ऑफ अफेक्टेड क्वाड्रेंट ऑफ ब्रेस्ट टिश्यू, जिस ब्रेस्ट के जिस क्वाड्रेंट मतलब एक छोटा पार्ट तो उस जो क्वाड्रेंट अफेक्टेड हुआ है उसको सर्जरी से रिमूव कर देंगे, वहाँ के ब्रेस्ट टिश्यू को रिमूव कर दिया जाएगा। अगर अपन बात करें एरिया टू बी रिमूव की, अगर अपन बात करें यहाँ पे तो इस तरह से देखो, इस तरह से यहाँ पे ब्रेस्ट कैंसर है। बिफोर लिम्फेक्टोमी की बात करें तो ये ब्रेस्ट टिश्यूज हैं। अगर ये यहाँ पे लिम्फ नोड है तो इसके अंदर क्या होता है, ये देखो यहाँ से इसको हटा दिया है तो यहाँ से इसको हटा दिया जाता है आफ्टर लिम्फेक्टोमी। यहाँ पे जो लिम्फ नोड जो एक्सिलरी नोड है यहाँ पे इनको नहीं हटाया गया है, इनको हटा भी सकते हैं नहीं भी हटा सकते हैं। यहाँ पे देखो क्लीन मेंसल है यहाँ पे देखो रिमूवल ऑफ एक्सिलरी लिम्फ नोड में इंक्लूड सैम्पलिंग के तौर पे हटा सकते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, इस वीडियो में और क्लियरली आपको हो जाएगा कि जो भी अपन बात करते हैं लिम्फेक्टोमी सेगमेंटोमी इनका क्या क्या रहता है। अगर अपन बात करें लंपेक्टोमी के अंदर ट्यूमर को रिमूव करेंगे, ब्रेस्ट टिश्यू रिमूव हो जाएगा, स्किन इंसिजन करेंगे, नो स्किन रिमूव, स्किन को सिर्फ इंसिजन करेंगे, स्किन को यहाँ से रिमूव नहीं करते हैं। क्वाड्रेंटक्टमी की बात करें तो यहाँ पे ट्यूमर को रिमूव करेंगे, ब्रेस्ट टिश्यू रिमूव हो जाएगा और स्किन भी यहाँ से रिमूव हो जाएगी। टोटल मैस्टेक्टोमी की बात करें, टोटल का मतलब कंप्लीट, यहाँ रिमूव ब्रेस्ट टिश्यू रिमूव हो जाएगा, ट्यूमर रिमूव हो जाएगा और स्किन भी यहाँ से रिमूव हो जाएगी। इस तरह से टोटल मैस्टेक्टोमी इसको बोला जाता है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें यहाँ पे देखो सेगमेंटल, अगर सेगमेंटल हटा रहे हैं तो सेगमेंटल मैस्टेक्टोमी हो गई। टोटल तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया और मॉडिफाइड रेडिकल की यहाँ पे
थोड़ा सा यहाँ पे लिम्फ नोड को भी इन्वॉल्व कर लेते हैं। एक्सिलरी लिम्फ नोड उसको इन्वॉल्व किया जाता है। ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन का मतलब होता है ब्रेस्ट को दोबारा से बनाना। तो कैसे कैसे ब्रेस्ट को दोबारा बनाया जा सकता है। कंजर्वेटिव का मतलब होता है एक तरह से बचाना, और रिकंस्ट्रक्शन मतलब दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट करना, दोबारा से बनाना। ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन इज रिगार्डेड एज इंटीग्रल पार्ट ऑफ मॉडर्न डे ब्रेस्ट कैंसर मैनेजमेंट। कि नई नई टेक्नोलॉजी मॉडर्न टाइम के अंदर ब्रेस्ट कैंसर के मैनेजमेंट के लिए यहाँ पे ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन किया जा सकता है। कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पे टेक्नोलॉजी यूज की जाती है, वेरियस टेक्निक अवेलेबल इंक्लूड, कौन कौन सी टेक्नोलॉजी यूज कर सकते हैं। सिलिकॉन इम्प्लांट जो मोस्ट कॉमन फेमस है, मोस्ट कॉमन यूज किया जाता है सिलिकॉन इम्प्लांट, मोस्ट कॉमन यूज। इसके अलावा यहाँ पे देखो LD यूज किया जाता है, लेस्टिमस डोर्सी माइक्रोक्यूटेनियस फ्लैप यूज कर सकते हैं। इसके अलावा ट्रांसवर्स रेक्टस एब्डोमिनस माइक्रोक्यूटेनियस फ्लैप TRAM यूज किया जा सकता है। इसके अलावा हम बात करें ग्लूटेल फ्री फ्लैप यूज कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। होप सो आज के इस वीडियो को देखने के बाद आपको ब्रेस्ट कैंसर के बारे में अवेयरनेस ज़रूर मिली होगी। आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट रखा गया था। आज के दिन 8 मार्च को आप सभी को पुनः सभी महिला शक्तियों को वुमेंस डे की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आप अपने जिस भी क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं वहाँ पे आपको अच्छी तरक्की देखने को मिले। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आज का वीडियो आपको ज़रा सा भी अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, अपनी फैमिली मेम्बर सभी के साथ ज़रूर शेयर करें, जिससे कि काफ़ी सारी महिलाओं को अगर एक भी इस वीडियो को देख के अपने प्रिवेंशन लाइफ स्टाइल के अंदर चेंजेस करके अगर प्रिवेंट हो जाती है तो आज का वीडियो सक्सेसफुल रहेगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।